हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। राधे कृष्णा, हरे कृष्णा। कक्षा 12 चित्रकला। कल आपकी एग्ज़ाम है बच्चों, तो बहुत अच्छा पेपर आने वाला है कल आपका। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत अच्छा पेपर होगा, इजी आएगा पेपर, घबराना नहीं है आपको। और अब जो भी आपके पास मटेरियल है, जो भी नोट्स हैं, उनको आप बार बार रीड करोगे, ठीक है। और अभी टाइम कम बचा है। अभी जो रिस्पॉन्स आपके आ रहे हैं इन एक दो दिन में, इस तरह के रिस्पॉन्स अगर पहले आए होते तो मैं और भी ज़्यादा आपके लिए मेहनत करती। और आज ये वाला वीडियो है वो पूरा देखना, थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, क्योंकि मेरे पास जितने भी छोटे क्वेश्चन थे वो मैं सारे इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये वीडियो ज़रूर देख के जाना, इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में, ठीक है। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको, आपका फ़ायदा हो यही मेरा उद्देश्य है, ठीक है। और बस एक बात है बच्चों की, इन दिनों जो 2-1 दिन में जो आपको ऐसे लग रहा है ना कि हाँ मैम और वीडियो डालो और ये बताओ वो बताओ, चलो ठीक है, आपके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है बच्चों। लेकिन इस तरह से मैं कब से, मतलब मैंने नवंबर में मेरा ये शुरू किया था चैनल, तो तब से मैं डाल रही हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बीच में मैंने थोड़ा मतलब स्लो भी हो गई, मैंने नहीं डाले वीडियोज़ वगैरह। तो अगर इस तरह से आप मेरे को पहले बता देते तो मैं हर एक चीज़ का सोल्यूशन आपके आगे रखती। मैं बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं होता आपके कि हमारी इतनी अच्छे तरीके से मैं आपको तैयारी करवा देती, एक एक मतलब एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन का अर्थ समझा के, मतलब मैं हर रोज़ पर डे 2-2 वीडियो भी डाल देती। ज़्यादा बड़े तो मैंने कभी डाले ही नहीं है कि बच्चे है ना वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव न रहें। लेकिन कोई बात नहीं, चित्रकला का ये है कि इसके जो सब्जेक्ट टीचर हैं वो कम रहते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से और आपको फ़ायदा और भी ज़्यादा हो जाता। फिर भी कोई बात नहीं है, मेरे चैनल पे जो वीडियोज़ हैं वो देखे आपने, तो मैंने जो मटेरियल डाला है वो मटेरियल ऐसा नहीं है कि उसमें से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। तो इस तरह से आपने देख लिया होगा। अब जो भी नोट्स हैं, जो भी मटेरियल हैं आपके पास, एक बार सभी चैप्टर्स की रीडिंग आप लगा लीजिए आराम से, शांति से, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना आपको। बिल्कुल भी ये नहीं है कि वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, वहाँ से क्वेश्चन कोई सेंड करेगा, नहीं है। पेपर थोड़ी ना कोई लीक होता है बच्चों। तो जैसे भी आपके पास है वो मटेरियल आप पढ़ो, और 4-5 घंटे की नींद भी आज आपको लेनी है, एकदम फ्रेश माइंड करना आपको। सुबह उठ के फिर 2-3 घंटे आप रिवाइज कर लीजिए कुछ क्वेश्चन वगैरह को, क्योंकि सुबह सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें काफ़ी अच्छे से हमारा माइंड है वो हर चीज़ को कैच करता है, शांत माहौल होता है। और फिर आराम से अपना पेपर दे के आओ आप अच्छे से। और एक बात मैं और बताना चाहूँगी, ज़्यादा समय तो मैं नहीं लूँगी क्योंकि ये वीडियो ही ज़्यादा समय ले लेगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इसमें, लंबी पीडीएफ है। ये बताऊँगी कि आपको कॉपी अच्छे से करनी है बच्चों, आप उसमें मिस्टेक मत कर देना। ये आप पे ये नहीं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां आ गया, हमें 6 का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको कर दिया, फिर उसको काट दिया, फिर उसको कर दिया, किसी से पूछ के फिर इसको काट दिया, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है। काट छाँट आपको 3-4 पेज में तो करनी नहीं है स्टार्टिंग के। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है बच्चों। स्टार्टिंग के 3-4 पेज इतने अच्छे से आप करो कि कॉपी चेक करने वाले की जो साइकोलॉजी है वो इस तरह से हो जाए कि हाँ बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छी राइटिंग में। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, आपको टाइम, अच्छा खासा टाइम मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको जो पहले क्वेश्चन आ रहे हैं वो अच्छे करवाने हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है आपको, ध्यान से सुनो, कि जो पर्सन की जो डिजिट है, जो संख्या है, जैसे 6 क्वेश्चन लगातार करने के बाद हो सकता है आपको 10 का बहुत अच्छे से आ रहा है, तो आप आंसर 10 ही लगाइए वहाँ पे, वहाँ डिजिट से ही डालनी है आपको। डिजिट के अकॉर्डिंग आपकी आंसर कॉपी है वो चेक होती है बच्चों। तो जो संख्या है, जो आंसर संख्या है, वो आपको गलत नहीं लिखनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी अच्छी कॉपी करके आओगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, बिल्कुल भी निराश होने की नहीं ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और सभी को एक बार फिर से मैं बधाई देना चाहती हूँ, सभी को फिर से मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ कि आपका बहुत अच्छा पेपर होने वाला है, ठीक है। शुरू करते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का ग्रंथ का जो कौन सा भाग या अध्याय है जो चित्रकला का स्रोत माना जाता है? चित्र सूत्र के बारे में हमने पढ़ा था ना कि प्राचीन समय के जो कलाकार हैं वो इसको अपना एक सोर्स मानते थे, एक स्रोत मानते थे, क्योंकि इसकी हेल्प लेके वो अपना चित्रांकन काम करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट बोलूँगी क्योंकि क्वेश्चन संख्या है वो ज़्यादा है। जब किसी चित्र में वैसे तो बच्चों देखो, हर एक जो छोटा क्वेश्चन है इसके बारे में भी मैं एक बड़ा क्वेश्चन आपको याद करवा सकती हूँ, उसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, ठीक है।
और फिर देखिए, जब किसी चित्र में किसी कवि की कविता को चित्र के रूप में अनुवादित कर दिया जाता है, ठीक है, कवि की कोई कविता है और उसको चित्र के रूप में अनुवादित करना, आप समझ गए होंगे, किसी लिखित को किसी चित्र स्टोरी में बनाना, स्टोरी को किसी पेंटिंग में बनाना, और उसमें उस कविता के ऊपरी भाग में दर्शाया जाता है उसको, उस चित्र को क्या कहते हैं? पांडुलिपि चित्र कहते हैं। तो इसको देखिए, 2 क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। ये क्वेश्चन हो सकता है पांडुलिपि चित्र किसे कहते हैं, और ये आपका आंसर बन जाएगा। पांडुलिपि चित्र किसे कहते हैं, तो इसका भी आंसर बन गया। एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना इस पीडीएफ में, तो सारे के सारे क्वेश्चन देखना, थोड़ा सा टाइम दे देना, कोई बात नहीं, लास्ट टाइम में सोने लगो तब इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। पश्चिम भारतीय चित्रशैली का प्रमुख केंद्र है गुजरात है। हमने पढ़ा था ना, जैन चित्रशैली, पश्चिम भारतीय चित्रशैली, वो पश्चिम भारतीय चित्रशैली है, वही जैन चित्रशैली कहलाई थी। क्यों कहलाई थी? कि वहाँ पर गुजरात है वो मुख्य सेंटर था। मुख्य सेंटर क्यों था? क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय सरदार हैं, शक्तिशाली जो लोग हैं उनके पास धन था, धन होने की वजह थी गुजरात है, गुजरात में पोरबंदर वगैरह थे, तो व्यापारिक सुविधाएं बहुत अच्छी थी। तो वहाँ के जो स्थानीय शक्तिशाली सरदार हैं, जहाँ वहाँ के जो शासक वगैरह हैं, वो धनवान हो गए थे। तो उन समुदायों में एक कम्युनिटी थी, जैन कम्युनिटी, जो इन सब की प्रतिनिधित्व करता बन गई थी। तो जैन चित्रशैली ने वहाँ की कला का संरक्षण अपने अंडर में ले लिया था। पश्चिम भारतीय चित्रशैली का संरक्षण जैन कम्युनिटी ने, जैन समुदाय ने अपने हाथ में ले लिया था। इस वजह से और पश्चिम भारतीय चित्रशैली को जैन चित्रशैली कहा जाता है। अगर जैन चित्रशैली के बारे में अगर पूछ लिया जाए, क्योंकि पहला चैप्टर है ये लास्ट ईयर हटा हुआ था और लास्ट ईयर ये न्यू आया था, आपको पता ही है। तो इसमें से लास्ट ईयर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, इसलिए इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इंपॉर्टेंट, एक से बढ़कर एक बातें हैं सारी। बहुत इजी चैप्टर है, 2 नंबर इस चैप्टर के बिल्कुल नहीं छोड़ने आपको। इसी चैप्टर का नेक्स्ट है, जैन चित्रकला में परंपरा में सर्वाधिक चित्रांकन वाला ग्रंथ है कल्पसूत्र है। मोस्ट पिक्टोरियल जो टेक्स्ट है वो कल्पसूत्र है। सबसे ज़्यादा चित्रांकन इसमें था। एक ब्रह्मांड व्यापी ग्रंथ है, बड़े ही सुंदर गजब गजब के क्वेश्चन हैं, सारे इंपॉर्टेंट। संग्रहणी सूत्र, ठीक है, 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। ये शताब्दी पूछ लेना संग्रहणी सूत्र की, तो 12वीं शताब्दी का है ये, ठीक है। 2 क्वेश्चन इसके हो गए हैं। महावीर स्वामी की शिक्षाएं किस सूत्र में है? उत्तर ध्यान सूत्र में लिखी गई है बच्चों। महावीर स्वामी की शिक्षाएं लिखी गई है, उसमें ये बताया गया है कि एक साधु का जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए। पांडुलिपि के आवरण को क्या कहते हैं? पटलीस कहा जाता है। हमने पढ़ा था ना, पटलीस कहते हैं जो लकड़ी का एक बॉक्स होता है जिसमें कपड़े में लपेट करके पांडुलिपियों को सुरक्षित रखा जाता था, ठीक है। सबसे पुरानी ताड़पत्रों की पांडुलिपि 11वीं शताब्दी की, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। लोरचंदा की चित्रकारियां किस शैली की है? सल्तनत शैली की, इंपॉर्टेंट है। बुद्ध की प्रवीणता ताड़ की जो पांडुलिपि का एक श्रेष्ठ उदाहरण है वो पाल चित्रकला का है। बुद्ध की प्रवीणता की जगह ज्ञान परमपिता करके वो एक नाम और आएगा, तो वो भी आ सकता है, ठीक है। पाल युग की कला का अंत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 13वीं शताब्दी में हुआ था। पाल युग की कला का अंत 13वीं शताब्दी में हुआ था। पाल कला भारत में किस देश में फैली? तो ये नेपाल, श्रीलंका और बर्मा में फैल गई थी, ठीक है। भारत के पूर्वी हिस्सों में जो विकसित हुई ना वो पाल शैली थी, और पश्चिम क्षेत्र में विकसित हुई वो जैन शैली थी, ठीक है। पाल और जैन शैली के इर्द गिर्द ये कहानी सारी घूमती है। और पांडुलिपि चित्र समूह का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कौन सा होता है बच्चों? तो ये कोलफन पृष्ठ होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलफन पृष्ठ के बारे में आपको दिखेगा प्रश्न जरूर 100%, ठीक है, लग रहा है मेरे को। वैसे तो मैं आपको कहती हूँ कि कोई ऐसे मैं दावा नहीं करती या लिख के नहीं दे सकती, लेकिन लग रहा है मेरे को कि कोलफन पृष्ठ का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पांडुलिपि का वह पेज होता है जिसके ऊपर पांडुलिपि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती है कि किसने इसको चित्रित करवाया, यानी इसका संरक्षण कौन है, इसका चित्रकार कौन है, कौन सी डेट को ये काम कंप्लीट हुआ, कौन से स्थान पर, कौन से संगठन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गए आपके। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोलफन पृष्ठ पर क्या क्या जानकारियां रहती है, तो आप बता दोगे पांडुलिपि के संरक्षक का नाम, पांडुलिपि के चित्रकार का नाम, संगठन का नाम, जगह का नाम, डेट वगैरह रहती है, ठीक है। पश्चिम भारतीय चित्रशैली का प्रमुख केंद्र गुजरात है, बात हो गई है इसके बारे में, ठीक है। जैन चित्रकला पांडुलिपि में पटलीस कहाँ स्थित होती है? पांडुलिपि के ऊपर और पेंदे में स्थित होती है। कागज के आने से पहले जैन चित्र किस पर बनाए जाते थे? ताड़ की पत्तियों पर, ध्यान रखना। पाम लीफ होती है ताड़ की पत्तियां, वहां चित्र बनाए जाते थे। पांडुलिपियां प्राचीन है, वो ताड़पत्री पांडुलिपियां हैं। कागज कौन सी शताब्दी में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 14वीं शताब्दी में आया था। ताड़ की पत्तियों की पांडुलिपियों पर पेंटिंग किस प्रकार की जाती है? किस पर की जाती थी? पटलीस पर की जाती थी बच्चों। ताड़ की पत्तियों पर जगह कम होती थी, जगह कम होने की वजह से पटलीस के ऊपर तेज चमकीले रंगों से देवी देवताओं के और बौद्ध जो आचार्य हैं उनके
जीवन की घटनाओं को जैन आचार्यों के जीवन की घटनाओं को चित्रित किया जाता था। तो ये क्वेश्चन भी मैंने बता दिया है। शास्त्र दान की अवधारणा किस समुदाय में थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन कम्युनिटी में थी बच्चों। शास्त्र दान क्या होता है? ये लोग बुक्स और टेक्स्ट जो ग्रंथ हैं, धार्मिक जो बुक और ग्रंथ हैं, उनको दान देते थे और इसलिए जैन समुदाय में सबसे ज़्यादा ग्रंथ चित्रित हुए हैं बच्चों। जो ग्रंथ हैं, जो कालकाचार्य कथा है, कल्प सूत्र है, उत्तर ध्यान है, वो सारे जैन समुदाय के हैं, जैन चित्रशैली के हैं। जैन परंपरा में सर्वाधिक चित्रांकन वाला ग्रंथ बात हो गई है, कल्प सूत्र है। उत्तर ध्यान में किसकी शिक्षाएं? महावीर स्वामी की शिक्षाएं हैं, इंपॉर्टेंट है। कौन से मठों में पित्तल की मूर्तियां बनाने का काम? नालंदा और विक्रमशिला। पाल कला जब हमने पढ़ी थी तो वहाँ नालंदा और विक्रमशिला को हमने पढ़ा था, ठीक है। नालंदा और विक्रमशिला में मठ थे, वहाँ पर शिक्षा हेतु कहाँ से छात्र? दक्षिण पूर्वी एशिया के छात्र आते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। मैंने कहा ना, इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है सब के सब रीड करके जाना है, ठीक है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का तृतीय खंड किस किस के बारे में विमर्श करता है? तो यह खंड मानव आकृति के त्रिआयामी दृष्टिकोण, ठीक है, और तकनीक, उपकरण, सामग्री, सतह, अनुभूति के बारे में विमर्श करता है। यानी चित्र बनाने के जितने भी तत्व होते हैं वो सारे इसमें हैं, ठीक है। और फिर ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, ठीक है, क्योंकि बच्चों इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनको भी मैं पढ़ाती हूँ। हमारी जो संस्था है रामलाल शिक्षण संस्थान, हमारे आर्ट फैकल्टी में इंग्लिश मीडियम आर्ट फैकल्टी भी है। इसमें ड्राइंग में मेरे पास हैं 25 बच्चे हैं हमारे पास, इस बार 25-26 बच्चों की संख्या है, ठीक है। और हिंदी मीडियम के काफ़ी ज़्यादा संख्या रहती है। इंग्लिश मीडियम के भी हमारे हैं बच्चे, तो उनके लिए साथ ही ये नोट्स है वो बना लेती हूँ मैं। तो पांडुलिपि चित्रों के समूह का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कौन सा होता था और क्यों होता था? बता दिया अभी मैंने, कोलफन होता था। क्यों होता था? क्योंकि पांडुलिपि के संरक्षक का नाम, कलाकार का, संगठन का, इन सभी का नाम, मतलब महत्वपूर्ण जो सूचनाएं, जो विवरण है वो इसके ऊपर रहता था, ठीक है। कोलफन पृष्ठ क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। पश्चिम भारतीय चित्रशैली किसके संरक्षण में पनपी और क्यों? मैंने बताया था आपको अभी कि वहाँ के जो स्थानीय शक्तिशाली सरदार, व्यापारी, सौदागर हैं, उनके संरक्षण में पनपी थी। क्यों? ये सभी वहाँ व्यापार करके धनी और समृद्ध हो गए थे, क्योंकि वहाँ गुजरात मुख्य सेंटर बन गया था। गुजरात में ऐसी सुविधाएं इनको मिली, व्यापारिक सुविधाएं मिली कि ये सब लोग धनवान हो गए थे उनमें। इसलिए पश्चिम भारतीय जैन चित्रशैली का संरक्षण है वो इन लोगों के द्वारा हुआ था। जैन चित्रशैली क्यों कहलाई थी ये? क्योंकि इन सभी समुदायों में एक जैन कम्युनिटी है, वो सबसे पावरफुल कम्युनिटी थी और उसने वहाँ की कला का अपने अंडर में संरक्षण ले लिया था, तो ये जैन चित्रशैली कहलाई थी। ऐसे आप बता दोगे। जैन चित्रशैली किसे कहते हैं? तो पश्चिम भारतीय चित्र समूह के विभाग जो जैन विषय वस्तु और हस्तलिपि का चित्रण करते थे उसे जैन चित्रशैली कहा जाता था। उत्तर ध्यान सूत्र क्या है? बताया भी अपने मैंने। महावीर स्वामी की शिक्षाएं लिखी हुई इसमें, जो एक साधु के व्यवहार को बताती है। पटलिस किसे कहते हैं? जैन चित्रकला पांडुलिपि को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लकड़ी के आवरण से उसको ढका जाता था, उसी आवरण को पटलिस कहते हैं बच्चों। ताड़ की पत्तियों की पांडुलिपियों की पटलिस पर किस प्रकार का चित्रण किया जाता था? मैंने अभी आपको बताया था और ये क्वेश्चन आ भी गया। पटलिस पर तेज चमकीले रंगों में देवी देवताओं के तथा जैन आचार्यों के जीवन की घटनाओं को चित्रित किया जाता था, ठीक है। कल्प सूत्र में किन 5 घटनाओं को जिक्र किया गया है, बारे में बताया गया? देखिए कल्प सूत्र है, उसमें 5 अवधारणा, जन्म, त्याग, प्रबोधन, प्रथम उपदेश, ये 5 घटनाओं का जिक्र किया गया। नाम याद रख लेना, पूछ सकते हैं, ठीक है। कंसेप्शन, बर्थ, रेन्यूएशन, इनलाइटमेंट और फर्स्ट सेरेमन। सल्तनत काल की चित्रकारी का उद्भव किस प्रकार हुआ था? तो भारत में सल्तनत वंशों के शासनकाल में कुछ मध्य एशियाई कलाकार आए थे बच्चों, जो कि मालवा, गुजरात आदि केंद्रों के स्थानीय कलाकारों के साथ इन दरबारों में कार्य करने लगे। तो जो स्वदेशी चित्रकला के तरीके हैं उनके साथ जो पारसी कला की विशेषताएं मिल गई थी, तो स्वदेशी कला और पारसी कला के मिलने से एक नई शैली का विकास हुआ था, उसे सल्तनत शैली का विकास कहा गया है, सल्तनत शैली कहा गया है। ध्यान में रखना, 3 और 4th में पूछ सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। ताड़ की पत्तियों की पांडुलिपियों को की पटलिस पर किस प्रकार का? तो ये हो गया है, फिर से रिपीट हो गया है, ये कोई बात नहीं। चांद बीबी पोलो खेलते हुए चित्र किस शैली का? यहाँ मैं आपको एक बता दूं बात की, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ये अहमदनगर शैली के ये निशान लग गया है, जो कि ये गलत है। ये हम पढ़ेंगे इस बार बीजापुर चित्र शैली में। वैसे चांद बीबी पोलो खेलते हुए मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा संशय है ये, क्योंकि मैंने हमेशा इसको गोलकुंडा में पढ़ा है, चांद बीबी पोलो खेलते हुए। इस बार की जो आपकी बुक है उसमें इसमें बीजापुर की रानी चांद बीबी ऐसे दे रखा है, आप देख सकते हो। तो हम बीजापुर ही करेंगे इस बार, क्योंकि हम उस बुक को चैलेंज नहीं कर सकते। मिश्रित घोड़ा चित्र दक्षिण की किस शैली का है? गोलकुंडा शैली का है, और ये लास्ट ईयर पूछ लिया है बच्चों क्वेश्चन, ठीक है।
रागिनी प्रथम सिका उपराग इंडोला चित्रकृति दक्षिण की किस शैली की है? बीजापुर शैली की है। इस बार मेरे को ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है। गोलकुंडा एक स्वतंत्र राज्य कब बना? ऐबे सदे में हो सकता है ये क्वेश्चन दिख जाए। 1512 ईस्वी में बना था बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट फिर पहाड़ी शैली का आरंभ कहाँ से हुआ था? बसोली से हुआ था। राजा संसार चंद किस शैली से संबंधित है? कांगड़ा शैली से संबंधित है। पहाड़ी कला का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? गुलेर में हुआ था बच्चों। सर्वश्रेष्ठ रचना गीत गोविंद की एक श्रृंखला है, वो किसकी रचना? मनकू या मानक लिखा हुआ आ सकता है, या मानक भी सही होगा। एक ही बात है, वही मनकू है, वही मानक है, वही मानकू है। राधा की प्रतीक्षा में कृष्ण ये चित्र है, और चित्र का निर्माण किसने किया था? तो ये भी मनकू ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। मिट्टी का हलवा किसान करती नंदलाल बोस द्वारा किस वर्ष चित्रित की गई थी? 1938 में की गई थी ये। बंगाल शैली वाले चैप्टर में से है ये क्वेश्चन। रासलीला किस चित्रकार की करती है? छितेंद्रनाथ टैगोर की है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राधिका किस चित्रकार ने बनाया था? अब्दुल रहमान चुगतई ने बनाया था राधिका की जो पेंटिंग है। इन पेंटिंग्स के वर्णन भी दे रखे हैं, तो वो भी आप देख लेना। समुद्र का मानवर्धन करते हुए राम किसने बनाया था? ये राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है, और राजा रवि वर्मा के बारे में लास्ट ईयर पूछा हुआ है। ठीक है। बंगाल लघु चित्रों का प्रयोग अक्सर किस रूप में किया गया? तो पांडुलिपियों को चित्रित करने के रूप में किया गया बच्चों। पालकले व कैडेंस की जर्मन चित्रकारों ने कलकत्ता की यात्रा कब की थी? 1922 में की थी बच्चों। ठीक है। 1922 में की थी। ये वाला ऑप्शन आएगा इसमें। कला भवन किस विश्वविद्यालय का अंग था? विश्व भारती विश्वविद्यालय का अंग था बच्चों। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा ललित कलाओं को किस रूप में समझा जाता था? यूरोपियन कला के रूप में समझा जाता था, इसलिए अंग्रेजों की जो आर्ट है उसको हम यूरोपियन आर्ट बोलते हैं। ठीक है। संथाल जनजाति के चित्र किसने बनाए थे? राम किंकर बेज ने बनाए थे बच्चों। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मेरे को ये। और ये ग्रुप 1890 एक संगठन का नाम है, ग्रुप 1890, और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये जय स्वामीनाथन के नेतृत्व में हुआ था। 1963 में हुआ था बच्चों। और ग्रुप 1819 है ये, ग्रुप 1890। इसके ऊपर अगर टिप्पणी आ जाए तो भी मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा रखा है। सॉरी। वारली चित्र बनाए जाते हैं महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बनाए जाते हैं। अब देखिए 8 का चैप्टर है, उसमें जितनी भी ट्रेडिशन है, तो कौन सी ट्रेडिशन कहाँ है, ट्रेडिशन आर्ट कहाँ है। ठीक है। तो जितनी भी ट्रेडिशन आर्ट है उसके जिले जरूर याद करना बच्चों। जैसे वारली चित्र कहाँ बनाए जाते हैं? महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बनाए जाते हैं। पिथौरा चित्र कहाँ बनाए जाते हैं? राठौर भील समुदाय द्वारा बनाए जाते हैं। पात पर काम करना एक खानदानी व्यवसाय किसका है? पतवा लोगों का है बच्चों। बाबूजी की फड़ नामक लोकप्रिय चित्रकला कहाँ की है? राजस्थान की है। बिहार की लोकप्रिय चित्रकला मधुबनी है, और मधुबनी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो ये दूसरा नाम मधुबनी का क्या है? ये पूछ लिया है लास्ट ईयर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चित्रसूत्र कौन से ग्रंथ का अध्याय है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण का है। फिर से फर्स्ट चैप्टर के आ गए हैं। भारतीय कला और चित्रकला के स्रोत कौन सी पुस्तक है? चित्रसूत्र। प्रतिमा बनाने की कला को क्या कहते हैं? प्रतिमा लक्षण कहते हैं। मध्ययुगीन काल के चित्रों में कौन सा सामान्य नाम अर्जित किया? लघु चित्र नाम अर्जित किया। पांडुलिपि सेट का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कोलफन होता है। पश्चिम भारतीय चित्रकला प्रमुख केंद्र गुजरात है। जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग क्या है? तो वेस्टर्न इंडियन स्कूल का वह हिस्सा जो जैन विषयों और पांडुलिपियों को दर्शाता है उसे जैन स्कूल, जैन पेंटिंग स्कूल के रूप में जाना जाता है। शास्त्रदान की अवधारणा जैन समुदाय में थी। जैन समुदाय ने सचित्र चित्रों को दान करने का कार्य किस मठ को सौंपा था? ये ध्यान में रखना थोड़ा सा कि जो शास्त्रदान की अवधारणा थी तो जैन समुदाय ने, और सचित्रों को जो सचित्र चित्र होते हैं जो लिखे भी गए हैं, चित्रित किए गए हैं, जो पुस्तकें हैं, जो टेक्स्ट हैं, उनको दान करने का कार्य भंडार नामक एक मठ था, संस्था थी, उसको सौंपा था। ध्यान रखना ये क्वेश्चन। जैन परंपरा में सबसे अधिक चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो कल्पसूत्र है। ठीक है। और फिर देखिए नेक्स्ट, महावीर स्वामी की शिक्षाएं कौन से ग्रंथ में है? तो महावीर स्वामी की शिक्षाएं उत्तर ध्यान में है। संग्रहणी सूत्र कैसा ग्रंथ है? संग्रहणी सूत्र ब्रह्मांड व्यापी ग्रंथ है। संग्रहणी सूत्र कब रचित हुआ? 12वीं शताब्दी में। पांडुलिपि के को सुरक्षित रखने के आवरण को पटलिस या पाटली, पाटली नाम भी ध्यान में रखना। पटलिस और पाटली दोनों ही इसके ही नाम है। पटलिस पाटली किससे बना होता है? लकड़ी से। कागज के आने से पहले जैन चित्र ताड़ के पत्तों पर। ठीक है। कागज कौन सी शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में। भारत के पश्चिम क्षेत्र में सबसे पहली ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि 11वीं शताब्दी की है। ताड़ के पत्तों पर संकरी छोटी जगह होने के कारण पेंटिंग शुरू में कहाँ की जाती थी? पटलिस या पाटली पर। पटलिस पर किस प्रकार का चित्रण? तो मैंने बताया चमकीले रंगों से देवी देवताओं की छवि और जैन आचार्यों की जीवन की घटनाओं को। जैन चित्रों के लिए सबसे रचनात्मक चरण काल लगभग 1350 से 1450, ये जो समय है ये जैन चित्रों के लिए सबसे खास समय था। पालकला कहाँ विकसित हुई थी? पूर्वी भारत में।
पाल की सचित्र पांडुलिपियों के शुरुआती उदाहरण कौन सी शताब्दी के हैं? 11वीं और 12वीं शताब्दी के। पालकला के समय के बौद्ध चित्रों के शिक्षा के महान केंद्र नालंदा विक्रमशिला। कांस्य प्रतिमाओं की ढलाई का कार्य नालंदा विक्रमशिला में होता था। नालंदा और विक्रमशिला के मठों में कहाँ से छात्र आते थे? दक्षिण पूर्वी एशिया से आते थे। पालकला किन किन स्थानों पर फैली? नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका और जावा में। अष्टसहस्रिका प्रज्ञान परमपिता या बुद्ध की प्रवीणता क्या है? तो यह पाल बौद्ध ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि का एक अच्छा उदाहरण है जो 8000 पंक्तियों में लिखा गया है। आप देखो ये ध्यान रखना, इस पांडुलिपि का बुद्ध की प्रवीणता या फिर इसका, ये दोनों एक ही के नाम है। पूछ ले कितनी पंक्तियों में? 8000 पंक्तियों में लिखी गई है, ध्यान रखना। पालकला का अंत कब हुआ? 13वीं शताब्दी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर एक क्वेश्चन देखिए, पाल के कला का अंत का कारण क्या था? मुस्लिम आक्रमणकारियों के हमले से इसका अंत हुआ था, ध्यान में रखना। 2 स्थानों के नाम लिखे जहां पांडुलिपि कला परंपरा विद्यमान थी। तो पश्चिम क्षेत्र गुजरात राजस्थान के दक्षिण भाग और मध्य भारत के पश्चिम भाग, और पूर्वी क्षेत्र में पाल शासकों के द्वारा, और नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला मठ में इस कला की परंपरा विद्यमान थी। इस चैप्टर में हमने इन 2 चीजों को ही पढ़ा है, ये ध्यान में रखना। एक तो पश्चिम क्षेत्र में गुजरात आ जाएगा, और राजस्थान का दक्षिण भाग भी इसमें शामिल था, और मध्य भारत के पश्चिम भाग भी आ जाएंगे इसमें। पूर्वी क्षेत्र में पाल शासकों की एक तो पाल शैली जो विकसित हुई, एक नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला मठ इसमें आ जाएंगे। यहाँ पर यह परंपरा है वो विद्यमान थी, ठीक है। अब देखिए मैं बताऊं आपको, इसमें 3 और 4 के पूछे जाने वाले प्रश्न है। पांडुलिपि चित्रकला क्या है ये पूछ सकते हैं। पाल चित्रकला पर टिप्पणी लिखिए। जैन चित्रशैली पर टिप्पणी लिखिए। पश्चिम भारतीय चित्रकला के बारे में बताइए। तो पश्चिम भारतीय चित्रकला मैंने अभी आपको बताया, वैसे बताओगे आप वहाँ कि गुजरात मेन सेंटर था, अच्छी व्यापारिक सुविधाएं थी, बड़े बड़े पोरबंदर थे, वहाँ के जो शक्तिशाली सरदार हैं वो धनवान हो गए थे। इस तरह से जो भी मैंने आपको बताया उस हिसाब से मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी करवा रखा है। कल्प सूत्र क्या है? संग्रहणी सूत्र क्या है? कालकाचार्य कथा क्या है? उत्तरधान सूत्र क्या है? कोलफन पृष्ठ क्या है? लघु चित्र क्या है? और लघु चित्रों का उपयोग कैसे होता था? इनका सॉल्यूशन आपने कर रखा होगा, नोट्स बना रखे हैं तो वहाँ बहुत ईजी है इनका। कालकाचार्य कथा तो बहुत ईजी है। कालकाचार्य की एक जैन साध्वी बहन होती है और उसका एक दुष्ट राजा है वो अपहरण कर लेता है। उसको छुटाने के उद्देश्य से कालकाचार्य एक अभियान शुरू करते हैं। वो उस अभियान में कुछ ऐसे रखते हैं कि पहले वो जमीन का शुद्धिकरण करते हैं, उसके बाद वो अपनी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं, और उसके बाद वो अन्य जो राजा हैं उनसे संबंध बनाते हैं, और अंत में वो दुष्ट राजा का अंत करके और अपनी बहन को छुटा लेते हैं। तो ऐसे करके और कालकाचार्य कथा है वो आपको बतानी है। उत्तरध्यान सूत्र क्या है? तो महावीर स्वामी की शिक्षाएं लिखी हुई है, एक साधु का व्यवहार कैसा होना चाहिए ये बताया गया है। कोलफन पृष्ठ मैंने बता दिया, पांडुलिपि का वह इंपॉर्टेंट पेज जिसके ऊपर महत्वपूर्ण जानकारियां रहती है। यह पेज हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, जैसे संरक्षक का नाम, चित्रकार का नाम, जगह का नाम, संगठन का नाम, डेट कब कंप्लीट हुई वो, ठीक है। संग्रहणी सूत्र बता दिया, ब्रह्मांड व्यापी ग्रंथ है, अंतरिक्ष के मापन की अवधारणाएं विद्यमान है इसमें। संग्रहणी सूत्र में 12वीं शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ है, और जैन चित्र से लिखे ग्रंथ है ये सारे के सारे। कल्प सूत्र है, कल्प सूत्र में भी 24 जैन तीर्थंकरों की जीवनी को गा के बताया गया है। उसमें 5 जो कंसेप्ट वगैरह मैंने बताए थे, अवधारणा, जन्म वगैरह, वो 5 हैं इंसिडेंट इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। जुकाम होने की वजह से थोड़ा सा गला साथ नहीं दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कल आपका एग्जाम है, आज की बात है। बंगाल लघु चित्रों का प्रयोग अक्सर किस रूप में किया जाता था? तो ये पांडुलिपियों को चित्रित करने में किया जाता था। अंग्रेज अधिकारियों ने अपने आसपास के दृश्यों को चित्रित करने हेतु किन्हें नियुक्त किया था? स्थानीय कलाकारों को नियुक्त किया था, जो मैंने ये गुड लगा रखे हैं वो देख लेना। भारतवर्ष में तेल रंगों का प्रयोग कब शुरू हुआ था? लगभग 1800 ईस्वी में हुआ था। अबाउट 1800 AD में हुआ था। अबाउट लगभग याद रखोगे आप, इसमें सेम डेट दे रखी हो लेकिन लगभग, पहले से बाद में नहीं, लगभग 1800। भारतीय चित्रकारों में कौन त्रावणकोर से संबंधित है? राजा रवि वर्मा त्रावणकोर राजघराने से संबंध रखते हैं, आपने पढ़ाई होगा। किनकी कृतियों को ओलियोग्राफी के रूप में कॉपी किया गया था? राजा रवि वर्मा की। देखो एक समय ऐसा आया था ना जब ये यूरोपीय शैली आई थी भारत में, तो यूरोपीय शैली को सबसे पहले अपनाने वाले राजा रवि वर्मा थे। लेकिन राजा रवि वर्मा ने यूरोपीय शैली को तो अपनाया था, लेकिन विषय भारतीय रखे थे। रामायण महाभारत इनके सीन इन्होंने डिपिक्टेड किए थे, ठीक है। तो राजा रवि वर्मा के चित्र ना वो न्यू शैली में इतने अच्छे अट्रैक्टिव थे, लोगों का आकर्षण का केंद्र बन गए थे। डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि अगर ये हाथ से चित्र बनाते राजा रवि वर्मा तो कभी पूरा नहीं कर सकते उस डिमांड को, इसलिए इन्होंने ओलियोग्राफी का सहारा लेके अपने चित्रों की कॉपी करके और लोगों की इच्छा को पूरा किया था, लोगों को चित्र अवेलेबल कराए थे। तो ओलियोग्राफी के रूप में कॉपी किया गया वो राजा रवि वर्मा की कृतियां हैं, ठीक है। वैसे राजा रवि वर्मा के बारे में जिक्र हो गया लास्ट ईयर। आधुनिक राष्ट्रवादी स्कूल निर्माण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बंगाल से हुई थी। मैंने आपको काफ़ी बार बताया, लास्ट मैंने 1-2 दिन पहले ही 6 के चैप्टर, इस चैप्टर का बंगाल शैली चैप्टर का जो डाला है उसमें मैंने बताया है कि क्या कंडीशन आई थी कंपनी शैली से आने से, और क्यों किस कंडीशन में बंगाल से ये शुरुआत की गई थी। E.V. हेवेल, अवनींद्रनाथ, याद आया आपको कुछ? फिर से देख लेना उसको,
ठीक है, क्योंकि मैंने जो समझाया उसके ऊपर आप अगर बंगाल शैली के उद्भव और विकास उद्भव का या उद्भव कैसे हुआ था समझाइए, उसका विकास कैसे हुआ समझाइए, अगर बड़ा क्वेश्चन भी पूछ ले तो आप जैसे मैंने बताया उस हिसाब से लिखोगे, पूरा नंबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय चित्रकला शैली का उद्भव कहाँ से माना जाता है? कलकत्ता से माना जाता है बच्चों। भारत का पहला राष्ट्रीय कला विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? शांति निकेतन में किया गया था। स्वदेशी आंदोलन कब अपने चरम पर था? तो ये स्वदेशी जो आंदोलन है ये था सन 1905 के बंगाल के विभाजन के बाद पिक पे था। पालकिले व कैडेस की जर्मन चित्रकारों ने कलकत्ता की यात्रा कब की थी? 1922 में की थी, इसकी बात हो गई है। बिहार की लोकप्रिय चित्रकला मधुबनी। पिछवाई चित्रकला राजस्थान में किस नगर से संबंधित है? नाथद्वारा से। गोंड और साबरा लोकप्रिय चित्रकला परंपरा किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। पाबूजी की फड़ नामक लोकप्रिय चित्रकला राजस्थान आ जाएगा। मिथिला चित्रकला को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मधुबनी। लास्ट ईयर पूछ लिया ये क्वेश्चन। मधुबनी चित्रकला में कुल देवी काली का चित्र बनाया जाता है तो घर के पूर्वी भाग में। वारली चित्रकला में चित्रों को घरों की मिट्टी की बनी हुई रंगीन दीवारों पर किससे बनाया जाता है? तो चावल के आटे से। वारली चित्रों में चौक पर किस मातृ देवी की आकृति को दिखाया जाता है? पालाघाट देवी को। ठीक है, वारली चित्रों में चौक पर पालाघाट देवी किस देवी का प्रतिनिधित्व करती है? तो अनाज की देवी कंसारी का। ठीक है, इसको फसल उत्पत्ति की देवी मानते हैं, अनाज की देवी मानते हैं पालाघाट देवी को, तो अनाज की देवी कंसारी का इनको रूप मानते हैं। पिथौरा चित्र बनाए जाते हैं तो राठौर भील समुदाय द्वारा। पिथौरा चित्र बनाए जाते हैं गुजरात के पंचमहल में। कपड़े पर ताड़ के पत्ते पर या कागज पर बनाए जाने वाले चित्र हैं तो वो पात चित्र हैं। पात पर काम करना एक खानदानी व्यवसाय है तो वो पतवा लोगों का है। राजस्थान में भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र में जो परंपरागत लोकप्रिय चित्रकला विद्यमान है उससे कहते हैं फड़ चित्र। फड़ चित्र कपड़े पर किस आकार में बने होते हैं? लंबे और क्षैतिज आकार में बने होते हैं। लॉन्ग एंड हॉरिजेंटल शेप होता है बच्चों, ध्यान में रखना। फड़ चित्रकला में देवी देवताओं के बीच जो वीर पुरुषों की आकृतियां उन्हें कहते हैं भूमिया। इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। फड़ चित्र का कार्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? जोशी। यहाँ ध्यान रखना बच्चों, फड़ चित्रण का कार्य है वो जोशी जाति करती है, यानी कपड़े पे जो फड़ चित्र बनाती है वो जोशी जाति बनाती है, और इन चित्रों का प्रदर्शन या इनका गायन या वाचन होता है वो भोपा जाति के द्वारा होता है। इन दोनों क्वेश्चन में भ्रमित मत हो जाना। फड़ चित्रों का प्रदर्शन, गायन, वाचन भोपा जाति। फिर देखिए खालिस्तान वाले जो क्वेश्चन है, बहुत सी लोकप्रिय मूर्तिकला परंपराओं में खालिस्तान मूर्तिकला वह है जो मोम को हटाकर बनाई जाती है। ढोकरा, मोम को हटाने वाली विधि मैंने अच्छे से आपको बता रखी है बच्चों कि किस तरह से वो मोल्ड है ढांचा तैयार करते हैं, उसमें मोम का फिर कैसे निकालते हैं। तो लुप्त मोम या मोम को हटाकर बनाई जाने वाली। बस्तर के धातु शिल्पकार क्या कहलाते हैं? घड़वा। मूर्तियों का देश भर में सर्वाधिक प्रचलित माध्यम खालिस्तान है। जो पकाई हुई मिट्टी होती है टेराकोटा। हमारा देश हमेशा से ही उस स्थानीय ज्ञान का भंडार है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए होता रहा हस्तांतरित। मिथिला पेंटिंग को खालिस्तान पेंटिंग भी कहा जाता है, मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है। 2022 में आ गया। मिथिला कलाकार चित्रों में खाली स्थानों को पसंद नहीं करते थे, खालिस्तान आ जाएगा इसमें, खालिस्तानों को पसंद नहीं करते थे। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात किस कला उद्योग के पुनर्जीवन ने स्थान बनाया? हस्तकला उद्योग के पुनर्जीवन ने स्थान बनाया। चित्रकारी की कोई दो लोकप्रिय परंपराओं के नाम, तो आप 6-7 दे रखी हैं, कोई भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे एक तो मिथिला चित्र परंपरा दी है जो बिहार की, एक वारली चित्र परंपरा दी है जो महाराष्ट्र की है। मधुबनी चित्र परंपरा कब से चली आ रही है? सीता माता की विवाह के समय से चली आ रही है। इसका आपने पढ़ा है पूरा, तो उसमें हमने पढ़ा था। मिथिला मधुबनी चित्र परंपरा में घर के पूर्वी हिस्से की दीवार पर किसका चित्रण होता है? काली देवी का। अब देखिए मिथिला को, मधुबनी को मिथिला क्यों कहते हैं? ये मिथिला को मधुबनी, मिथिला और मधुबनी पास पास में दो नगरियां थी, तो मधुबनी के नज़दीक, मिथिला के नज़दीक मधुबनी होने की वजह से इसको मधुबनी कहते हैं। ठीक है, वारली चित्र परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण चित्रकला का नाम क्या है? चौक चित्रकला। ठीक है, चौक पर किसकी आकृति का प्रभुत्व होता है? मातृ देवी पालाघाट की आकृति का। जिस देवी की पूजा मधुबनी चित्रों में उत्पादकता की देवी के रूप में होती है वह किसका प्रतिनिधित्व करती है? फसल की देवी कंसारी का करती है। मातृ देवी पालाघाट के रक्षक को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट, मातृ देवी पालाघाट के जो रक्षक है उसको पंचशीरीय देवता कहा जाता है। वर्ली चित्रों में खेतों के रखवाले के रूप में देवता को क्या कहा जाता है? क्षेत्रपाल। मध्य प्रदेश के गोंड समुदाय किसकी पूजा करते थे? वे प्रकृति की पूजा करते थे। 5 चित्र किस पर बनाए जाते हैं? 5 चित्र कपड़े या ताड़ के पत्ते या कागज पर बनाए जाते हैं। 5 चित्र गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं? तो गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। 5 चित्रों को किस किस रूप में जाना जाता है? तो 5 चित्रों को एक तो पात चित्र कहते हैं, एक पछेड़ी कहते हैं, एक फड़ चित्र कहते हैं। ये अलग अलग नाम है इनके। 5 चित्र बंगाल तथा बिहार में किस समुदाय के लोगों के द्वारा? तो पतुआ समुदाय के लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, गगनेंद्र नाथ टैगोर के चित्रों की क्या विशेषता है? तो पश्चिम शैली का प्रभाव, क्यूबिस्ट शैली,
ज्यामितीय पैटर्न, सारी की सारी विशेषताएं हैं। किस अंग्रेज बुद्धिजीवी ने कला के क्षेत्र में आधुनिकता को उत्पन्न करने के लिए भारतीय कला का पक्ष E.B. हेवेल ने लिया था? मिट्टी का टिलर करती नंदलाल बोस द्वारा किस वर्ष चित्रित किया गया था? तो ये सन 1938 में चित्रित किया गया था बच्चों। रासलीला है वो छितेंद्रनाथ टैगोर का है। राधिका पेंटिंग है वो अब्दुल रहमान चुगताई की है। ठीक है, और यहाँ पे ये हमने कर लिए हैं क्वेश्चन। जेमिनी रॉय ने अपनी कृति महिला के साथ बालक के चित्रण हेतु क्या प्रयुक्त किया है? कागज प्रयुक्त किया है। कागज पे महिला के साथ बालक, ये पेंटिंग का नाम है और ये पेंटिंग है जेमिनी रॉय की। यात्राकांड चित्र में क्या प्रदर्शित है? ढहता हुआ ऊंट है। ठीक है। समुद्र का मानमर्दन करते हुए राजा रवि वर्मा की है। खालिस्तान वाले देखें तो खालिस्तान के आगमन से पूर्व भारत में कला का एक अलग उद्देश्य अंग्रेजों के आने से पहले। प्रारंभिक भारतीय तेल चित्रकारों में खालिस्तान के राजा रवि वर्मा का नाम प्रसिद्ध है। त्रावणकोर के राजा रवि वर्मा का नाम प्रसिद्ध है भारतीय तेल चित्रकारों में, क्योंकि सबसे पहले तेल चित्र पत्ती को राजा रवि वर्मा ने अपनाया था। आधुनिक राष्ट्रवादी स्कूल बनाने का प्रथम चरण कहाँ से शुरू होता है? बंगाल से। खालिस्तान में बंगाल आ जाएगा। दृश्य कला के क्षेत्र में भारतीय इतिहास के पूर्व वर्ष 1896 में महत्वपूर्ण था। ठीक है। पतुआ लोगों को क्या कहा जाता है? पतुआ लोगों को चित्रकार भी कहा जाता है। पांच चित्रों में आमतौर पर कौन से रंगों का प्रयोग होता है? इन चित्रों में स्थानीय रूप से जो रंग प्राप्त किए जाते थे सफेद, काले, पीले, लाल। पात के चित्रों में ताड़ के पत्ते पर जो पांडुलिपि दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? खरताड़ कहते हैं। फट चित्र कहाँ के प्रसिद्ध हैं? राजस्थान के प्रसिद्ध हैं। ठीक है। फट चित्रों में चित्रित किए जाने वाले किन्हीं दो वीर पुरुषों के नाम? तो गोगाजी, पाबूजी, तेजाजी, ये लिख दोगे। ढोकरा मूर्ति क्या है? ढोकरा मूर्ति मोम को हटाकर बनाई जाने वाली लुप्त मोम प्रक्रिया। बस्तर के धातु मूर्तिकार शिल्पकार क्या कहलाते हैं? घड़वा। घड़वा से क्या प्राय आकृति निर्माण का कार्य करना। टेराकोटा क्या है? पकाई हुई मिट्टी होती है। ठीक है। ढोकरा ढलाई मूर्ति परंपरा भारत के किन क्षेत्रों में है? तो ढोकरा ढलाई की तकनीक भारत के बस्तर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर क्षेत्रों में प्रचलित है। पतवा लोगों को क्या कहा जाता है? चित्रकार भी कहा जाता है। पांच चित्र में आमतौर पर कौन से रंगों का? हो गया ये क्वेश्चन, ये फिर से रिपीट हो गया है। ठीक है, ये हमने कर लिया है। गढ़वा कौन होते हैं? गढ़वा के बारे में पूछे तो 3 और 4 का बस्तर के धातु शिल्पकार गढ़वा कहलाते हैं। शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर गढ़वा का तात्पर्य है आकृति निर्माण के कार्य से है। पारंपरिक रूप से गढ़वा शिल्पकार ग्रामवासियों के लिए दैनिक उपयोग में आने वाले बर्तन वगैरह बनाते हैं। इसके अलावा वो आभूषण और स्थानीय जो देवी देवता उनकी मूर्तियां, पूजा के लिए सर्प, हाथी, घोड़े आदि भी बनाते हैं। भारत में किन किन क्षेत्रों में टेराकोटा की मूर्तियां बनाई जाती है? मणिपुर, असम, कच्छ, उत्तर भारत की पहाड़ियां, तमिलनाडु, गंगा का मैदान, मध्य भारत आदि भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में लोगों के द्वारा टेराकोटा की अलग अलग प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती है, यानी मिट्टी को पका करके। पतवा लोगों के बारे में आप क्या समझते हैं? तो आप इसको देख लोगे बच्चों, मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ। ठीक है, देख लोगे, पूरा देखना है इसको। पतवा लोगों के बारे में आप क्या समझते हैं? थोड़ा सा वीडियो को रोक करके देख लेना। 3 और 4 का आ जाएगा इसमें। भारत में चित्रांकन की कुछ लोकप्रिय परंपराओं के उदाहरण दीजिए। तो लोकप्रिय जो परंपराएं हैं ना वो बतानी है। जैसे मिथिला है वो महाराष्ट्र के हैं, बिहार के हैं। वारली है वो महाराष्ट्र के हैं। उत्तरी गुजरात और पश्चिम मध्य प्रदेश के पिथौरों हैं। राजस्थान में पाबूजी की फड़ और नाथद्वारा की पिछवाई चित्र है। मध्य प्रदेश के गौन और सवारा हैं, साबरा भी बोलते हैं, सवारा भी बोलते हैं इसको। उड़ीसा बंगाल के 5 चित्र हैं। इस तरह बता दोगे आप। ठीक है, 1.5 अंक के प्रश्न। राजस्थान की फड़ चित्रण कला को समझाइए। ढोकरा कास्टिंग इंपॉर्टेंट लग रहा है इस बार। ढोकरा कास्टिंग है ना, 8 के चैप्टर से बिल्कुल नहीं छोड़ना, अच्छे से मैंने चैनल पे डाल रखा है वो वाला पढ़ना, क्योंकि बुक में बिल्कुल ये आपको कंफ्यूजन करने वाला है। मैंने ईजीवी में समझाया है उसी चीज़ को, ढोकरा कास्टिंग क्या है। और मैंने जो चैनल पे मेरे वीडियो लिस्ट पे आप क्लिक करोगे तो वीडियो आएंगे, उसमें ढोकरा कास्टिंग अलग से नाम लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, जो थंबनेल डाला है उसमें नाम लिखा है ढोकरा कास्टिंग, वो वाला देखना प्लीज़ आप एक बार। आपके 1.5 नंबर पक्के, क्योंकि मेरे को लग रहा है इस बार ढोकरा कास्टिंग पूछ सकते हैं। वारली पेंटिंग की विशेषताएं पूछ लेंगे। तो वारली पेंटिंग की विशेषताएं मैंने डाल रखी है, 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट बना के डाल रखा है। बुक में पूरा सीधा दे रखा है, मैंने पॉइंट बनाए इसमें अलग अलग समझ में आ जाए। मिथिला पेंटिंग के बारे में विस्तार से बताइए। तो ये क्वेश्चन आपके 1.5 नंबर के क्वेश्चन हैं, वो आ सकते हैं। लास्ट ईयर ये पूछे गए थे 8 के चैप्टर में से बच्चों। गौंड कला और पिथौरा कला का परिचय दीजिए। बंगाल की पटचित्रण परंपरा पूछ ली। मिथिला कला का अन्य नाम पूछ लिया। टेराकोटा क्या है? फटचित्रण किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, अभी ये जल्दी जल्दी रिपीट करेंगे, समय काफ़ी लगेगा आज इसमें। आधुनिक भारतीय कला का जो प्रारंभ, उसमें लाहौर, कलकत्ता, बम्बई नगरों में कला स्कूल खोले गए। 19वीं शताब्दी में भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कला स्कूल कला भवन स्थापित कब हुआ? 1919 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कला भवन किस विश्वविद्यालय का अंग है? विश्व भारती विश्वविद्यालय का अंग है। ज्यामितीय पहलुओं का उपयोग कर क्यूबिज्म की एक अनूठी शैली का आविष्कार गगनेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। फिर देखिए,
रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी दृश्य दुनिया के निर्माण की प्रेरणा मुगल लघुचित्र पहाड़ी अजंता से ली थी। नंदलाल बोस को कला में राष्ट्रवादिता से परिचित गगनेंद्र नाथ टैगोर ने करवाया। विनोद बिहारी मुखर्जी और रामकिंकर बेज किसके शिष्य थे? नंदलाल बोस के शिष्य थे। ठीक है। संथाल जनजाति के चित्र रामकिंकर बेज ने बनाए थे। किस कलाकार ने अपने आप को प्रकृति का उत्सव मनाने के लिए समर्पित कर दिया? रामकिंकर बेज ने। इंपॉर्टेंट। भारत के किस कलाकार ने ग्रामीण बंगाल की लोक कला पिकासो और पालकले जैसे यूरोपीय आचार्यों की आधुनिक चित्रकारी में समानता देखी? जेमिनी राय। जेमिनी राय को इस बार थोड़ा अच्छे से पढ़ना बच्चों। आदि हंगेरियन आदि भारतीय महिला आपको पता है अमृता शेरगिल थी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में 1913 में जन्म हुआ था। इनके पेरेंट्स में एक भारतीय थे, एक हंगेरियन थे, इसलिए इसको आदि हंगेरियन आदि भारतीय कहा जाता है। 1943 में जिनके नेतृत्व में कलकत्ता समूह गठन किया गया समूह का? प्रदोष दास गुप्ता। कलकत्ता समूह का गठन 1943 में, याद रखना। भूखा बंगाल नामक रेखा चित्र किस चित्रकार ने बनाया? चित्तो प्रसाद ने बनाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूखा बंगाल एक शीर्षक है, चित्र का नाम है, और ये चित्तो प्रसाद ने बनाया था बच्चों। द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना 1946 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है। द प्रोग्रेसिव ग्रुप, जिसको पैग भी बोलते हैं, के मुख्य नेता फ्रांसिस न्यूटन सुज्जा है बच्चों। दक्षिण भारत में चोलामंडलम की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्वेश्चन। दक्षिण भारत में चोलामंडलम की स्थापना KCS पणिकर ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भूखा बंगाल वाला, चित्तो प्रसाद वाला भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। भारत में नवतांत्रिक अमूर्तन कला का विकास हुआ 1960 के दशक में। भारत में अमूर्त नवतांत्रिक कला शैली के विकास में योगदान तो बीरेन डी GR संतोष KCS पणिकर ने दिया था। स्वामीनाथन के नेतृत्व में जिस कला ग्रुप का गठन किया गया उसका नाम इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को क्वेश्चन। ग्रुप 1890 का कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ग्रुप 1890 का गठन कब किया गया? 1963 में। किसने किया था? जे स्वामीनाथन ने किया था। नगर बेचने के लिए चित्र किसका चित्रकार है? तो GM शेख का है। ये नगर बेचने के लिए शीर्षक का नाम है, चित्र का शीर्षक है, टाइटल है। रेगिस्तान वाले क्वेश्चन देखिए। 1960 तथा 1970 के दशक में चित्र बनाना हो, छापना हो या मूर्तिकला हो, खालिस्तान कलाकारों की व्यापक रूप से पसंद बन गई अमूर्तता। ठीक है। अब्स्ट्रैक्शन। 1970 के दशक के अंत तक भारतीय कला जगत में अंतर्राष्ट्रीयवाद और खालिस्तान के बीच का तनाव तीव्र हो गया। स्वदेशी का। GR संतोष ने नर और मादा के ब्रह्मांडीय मिलन की एक दृश्य भावना उत्पन्न की जो हमें खालिस्तान में पुरुष और प्रकृति की याद दिलाती है। तांत्रिक दर्शन शास्त्र, और तांत्रिक नाम आ जाए और चित्रकार पूछ ले तो GR संतोष को याद रखना बच्चों। ठीक है। GR संतोष तांत्रिक विद्या पर इन्होंने चित्र बनाए थे, तांत्रिकता दिखाई थी। आधुनिकतावाद एक कला आंदोलन के रूप में भारत में तब आया जब वह अंग्रेजों का खालिस्तान था, गुलाम था। ठीक है। राजनीतिक स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े राष्ट्रवाद ने खालिस्तान राष्ट्रवाद को जन्म दिया। सांस्कृतिक। ठीक है। सांस्कृतिक आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कला स्कूल की स्थापना कब हुई थी? बताओ कब हुई थी? 1919 में हुई थी। बंगाली स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। और E.B. हेवेल की भी बहुत ज़्यादा इसमें का भी सहयोग था, क्योंकि E.B. हेवेल ने कहा था कि क्यों आप यूरोपीय कला के पीछे भाग रहे हो, आपकी भारतीय कला अजर अमर अपार है, कभी खत्म नहीं होने वाली। आप भारतीय कला का तो पतन हो जाएगा, आप अगर इस तरह से अंधे हो कि यूरोपीय कला के पीछे भागोगे तो। फिर इस बात से सबसे पहले जो चेतना जागृत हुई वो अवनींद्र नाथ टैगोर में। उन्होंने बंगाल से राष्ट्रवादी कला का जो एक आंदोलन के रूप में मान सकते हैं, मतलब जब सारे के सारे यूरोपीय कला के पीछे उनको रास भी आ रही हो, चित्रकारों की यूरोपीय कला अच्छा उनका मन लग रहा था, तभी ऐसे अचानक से बंगाल में और अपनी राष्ट्रवादी कला को शुरू किया जाए तो उसको हम एक मूवमेंट ही कह सकते हैं, आंदोलन ही कह सकते हैं। तो ये बंगाल से शुरुआत है, इसलिए इसको बंगाल से ली या बंगाल स्कूल कहते हैं। कला भवन की स्थापना किस विश्वविद्यालय के एक भाग के रूप में की गई? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय के एक भाग के रूप में की गई थी। कला जो भवन है वो कहाँ स्थापित है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय। बता दोगे आप? भारत में राष्ट्रवादी कला का उदय किसके विरुद्ध था? तो यह एक औपनिवेशिक पूर्वाग्रह के विरुद्ध था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने दृश्य चित्रों में प्रमुख रूप से किन किन रंगों का प्रयोग किया? काला, पीला, गेरुआ, लाल और भूरे रंग का प्रयोग किया। मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ बच्चों ताकि आपका समय बच जाए। आप थोड़ा सा इसको आराम से देख लेना, क्योंकि लिखा हुआ है वो आप पढ़ लेना। गगनेंद्र नाथ टैगोर की किसी एक चित्र का नाम बताइए। एक क्यूबिस्ट सिटी उनका एक प्रमुख चित्र है बच्चों, क्यूबिस्ट सिटी, क्योंकि गगनेंद्र नाथ है, इन्होंने ज्योमेट्रिक क्यूबिस्टिक ये पत्तियां बनाई। नंदलाल बोस कला भवन से कब जुड़े थे? 1921-22 में जुड़े थे बच्चों। ठीक है। नंदलाल बोस को कला प्रशिक्षण किसने दिया? अवनींद्र नाथ टैगोर ने दिया। नंदलाल बोस के दो रचनात्मक शिष्यों के नाम विनोद बिहारी मुखर्जी, रामकिंकर बेज। शांति निकेतन के बाहरी इलाके में किस जनजाति की एक बड़ी आबादी थी? संथाल जनजाति की थी। रामकिंकर बेज के किसी एक मूर्ति चित्र का नाम बताइए। संथाल फैमिली। संथाल फैमिली का वर्णन भी दे देंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को संथाल फैमिली। ठीक है। शांति भवन में हिंदी भवन की दीवारों पर मध्यकालीन संत नामक चित्र किसने बनाया था? इंपॉर्टेंट है, विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाया था बच्चों मध्यकालीन संत।
शर्म की जीत नामक चित्र किसने बनाया? डीपी रॉय चौधरी ने बनाया था शर्म की जीत। डीपी राय चौधरी कौन है? वह कलाकार जो अपने चित्रों पर दस्तखत करता था, जेमिनी रॉय सिग्नेचर करता था ये बंदा अपनी पेंटिंग्स पे, ठीक है। देवी प्रसाद राय चौधरी है, डीपी रॉय चौधरी लगा दिया मैंने। देवी प्रसाद राय चौधरी शर्म की जीत, ये मूर्ति शिल्प है, 7 के चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। शर्म की विजय वाला भी इंपॉर्टेंट, शर्म की विजय या शर्म की जीत एक ही बात है। और अभी जो राम किंकर बेज का संथाल फैमिली है ना, एक संथाल परिवार है जो अपने रोजगार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, एक मूर्ति शिल्प ऐसा बनाया है उन्होंने कि उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इसमें जो पति पत्नी और बच्चे जो उन्होंने अपने कंधे पे टोकरियों में बैठा रखे हैं, सामान ले रखा है, साथ में उनके कुत्ता याद आया कुछ, तो ये मूर्ति शिल्प है ना, इसका वर्णन पक्का याद कर लेना आप। 7 का चैप्टर लास्ट ईयर हटा हुआ था, इस बार ही आ रहा है। 4 नंबर का चैप्टर है, बड़ा क्वेश्चन है, इसमें से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। शर्म की जीत वाला भी इंपॉर्टेंट है। एक बहुत भारी पत्थर की चट्टान को 4 लोग खिसकाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें जो मेहनत लगती है, मांसपेशियों का उभार वगैरह, मतलब देखकर ऐसा लग रहा है उस मूर्ति शिल्प को कि वाकई ये लोग इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं, धकेल रहे हैं इसको। इस तरह से बनाया है देवी प्रसाद राय चौधरी ने। और नथिंग इज इम्पॉसिबल, मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है ये चित्र, ये बताना चाहता है। अगर हम मेहनत करें तो हम इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकते हैं, असंभव को भी संभव बना सकते हैं। ऐसी शिक्षा भी इस शर्म की जीत वाले मूर्ति शिल्प से मिल रही है, ध्यान से देख लोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। शांतिवन में जो मध्यकालीन संत है वो विनोद बिहारी मुखर्जी की पेंटिंग है। शर्म की जीत है वो डीपी राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी। और सिग्नेचर कौन करता था अपने चित्रों पर? जेमिनी राय करता था, ध्यान रखना। अमृता शेरगिल ने कला प्रशिक्षण कहाँ से लिया? पेरिस से लिया था बच्चों। कलकत्ता समूह किस प्रकार की कला में विश्वास करता था? सार्वभौमिक कला तथा पुराने मूल्य से मुक्त कला में, न्यू कला पर विश्वास करता था। अमृता शेरगिल ने कला की किन किन परंपराओं को आत्मसात किया था? यूरोपीय आधुनिकतावाद को भी अपनाया था, साथ ही भारतीय भित्ति चित्र कला परंपराओं से भारत की प्राचीन कला से भी काफी जुड़ी रही थी ये। भारत के ऐसे 2 कलाकारों के नाम लिखिए जो 1950 के दशक में मार्क्सवाद से प्रेरित हुए। चित्तो प्रसाद और सोमनाथ होरे। भूखा बंगाल चित्तो प्रसाद की पेंटिंग पीछे हमने जिक्र किया, इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसलिए रिपीट करा रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। सोमनाथ होरे की कौन सी पेंटिंग है? याद आया क्या आपको? बच्चे पेंटिंग है बच्चों, बच्चे पेंटिंग का वर्णन दे रखा है, तो आप देख लेना, मैंने चैनल पे भी डाल रखे हैं पीछे। भारतीय आधुनिक कला का अंतर्राष्ट्रीय कला जगत में प्रतिनिधित्व तो कौन सा कलाकार करता है? एम एफ हुसैन। एम एफ हुसैन की पेंटिंग कौन सी इंपॉर्टेंट है? एम एफ हुसैन की पेंटिंग, ठीक है, मदर टेरेसा वाली, रट लेना उसको। एम एफ हुसैन के किन्हीं 2 चित्रों के नाम मदर टेरेसा और किसान का परिवार, और इन आर्टिस्ट के अदर पेंटिंग्स के नाम दे रखे हैं तो किसी की 2 पूछ लेंगे, जैसे इसकी पूछिए। एम एफ हुसैन ने आधुनिक कला को दर्शाने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया था बच्चों, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। एस एस रज्जा ने आधुनिक कला को दिखाने के लिए किस विद्या को अपनाया? अमूर्तन की विद्या को। अमूर्तन विद्या में किसका नाम आता है? एस एस रज्जा का आता है सबसे पहले बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अमूर्त कला के बारे में पूरा लेख भी पूछ लेंगे, तो एस एस रज्जा का सबसे पहला नाम लिखना इसमें। दक्षिण भारत में कौन सा कलाकार अमूर्तता में अग्रणी था? KCS पर्णिकर, ये दक्षिणी भारत में था, ठीक है। 1970 के दशक के अंत तक भारतीय कला जगत में किस प्रकार का तनाव तीव्र हो गया था? अंतर्राष्ट्रीयवाद और स्वदेशी कला के बीच, ठीक है। किसी ऐसे मूर्तिकार का नाम बताइए जिसने अमूर्तता और अलंकारिकता के बीच संतुलन स्थापित किया? अमरनाथ सहगल। KCS पर्णिकर के किसी एक चित्र का नाम? कुत्ता, द डॉग, ठीक है। 1963 में किस कलाकार समूह का गठन किया गया? समूह 1890 जे स्वामीनाथन ने किया था, याद रखना। आधुनिक भारतीय कला में विषय वस्तु को कहाँ से लिया गया? ग्रामीण भारत से लिया गया है। गुलाम मोहम्मद शेख के किसी एक चित्र का नाम लिखिए, तो GM शेख की करती है नगर बेचने के लिए। 3 पौराणिक देवियां किसका है? ये चित्र KG सुब्रमण्यम का है बच्चों, ध्यान देखना, ध्यान से देखना। नवीन प्रौद्योगिकी अपनाने वाले किन्हीं 2 कलाकारों के नाम, तो नलिनी मलानी और विवान सुंदरम, ठीक है। फोटोग्राफी से कलाकारों ने कला की कौन सी नई तकनीक विकसित की थी? फोटो रियलिज्म नामक एक नई तकनीक इंपॉर्टेंट है। 19वीं सदी के अंत और मध्य तक भारत के प्रमुख शहरों में कला विद्यालय क्यों स्थापित किए गए थे? 19वीं सदी में भारत में कला विद्यालय स्थापित किए गए थे क्योंकि अंग्रेजों ने महसूस किया कि भारतीयों में ललित चित्रों को बनाने में उनकी समीक्षा हेतु प्रशिक्षण की कमी है, ठीक है। ललित यानी सौंदर्य की दृष्टि से भारतीय चित्र हैं वो भाव उनमें अच्छे दिखाए गए हैं, गहरे भाव दिखाए गए हैं, भाव प्रधान है और यथार्थवाद है, जैसी सिचुएशन है वैसी दिखाई है। लेकिन सुंदरता का अभाव अंग्रेजों को लगा, ललित कला का अभाव लगा, ठीक है। 19वीं सदी में भारत में किन किन शहरों में कला विद्यालय इंपॉर्टेंट है? लाहौर, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों में कला विद्यालय खोले गए थे और उन कला विद्यालयों को खोलना बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उनमें इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू कर दी थी जो संकट की घड़ी आ गई थी। भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कला स्कूल की स्थापना कब और कहाँ?
तो भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कला भवन स्कूल था, ठीक है। 1919 में शांति निकेतन में स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय के एक भाग के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रेरणा से स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है लेकिन आप थोड़ा सा इसको देख लेना कैसे भी करके बच्चों। किस कलाकृति को अमूर्त कहा जा सकता है? एक ऐसा परिदृश्य, चित्र या स्थिर जीवन को दर्शाने वाली उस कृति को अमूर्त कहा जाता है यदि वह हमारा ध्यान रूपरेखा और रंग द्वारा निर्मित अमूर्त डिजाइन की ओर आकर्षित करती हो। एब्स्ट्रैक्शन ज्यादा समझ में नहीं आने वाला, जो डेफिनेशन दे रखी है वो याद कर लेना आपको। क्यूबिस्ट शैली का आविष्कार किसने और कब किस प्रकार किया? प्रसिद्ध कलाकार पाब्लो पिकासो ने ज्यामितीय पहलुओं का उपयोग कर क्यूबिस्ट चित्रकला शैली का आविष्कार किया था। पाब्लो पिकासो याद रखोगे, ठीक है। रामकिंकर बेज किस प्रकार का कलाकार था? रामकिंकर बेज एक ऐसा कलाकार था जिसने अपने आप को प्रकृति को उत्सव मनाने के लिए समर्पित किया। यहाँ ध्यान रखना, वह कौन सा कलाकार है जिसने अपने आप को प्रकृति को समर्पित कर दिया? रामकिंकर बेज। उनकी कला उनके दैनिक जीवन के अनुभवों को दर्शाती है, मतलब डेली जो जीवन का अनुभव था वो अपने चित्रों में दिखाते थे, डेली जो देखते थे अपने आसपास। जेमिनी रॉय की कला शैली कैसी थी? इंपॉर्टेंट है। जेमिनी रॉय की कला अद्वितीय रूप से एक व्यक्तिगत शैली थी जो कला स्कूल की शैक्षणिक प्रकृतिवादी तथा राजा रवि वर्मा की भारतीयकरण प्रकृतिवाद दोनों शैलियों से भिन्न थी, ठीक है। अमृता शेरगिल ने प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया तथा उनका प्रथम कला अनुभव किन प्रवृत्तियों से हुआ? कला प्रशिक्षण पेरिस से लिया था, पीछे हमने पढ़ लिया। उनका कला अनुभव है वो यूरोपीय आधुनिक कला की प्रभाववाद तथा उत्तर प्रभाववाद की प्रवृत्तियों से था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध और बंगाल के अकाल की घटनाओं ने भारतीय कलाकारों पर क्या प्रभाव डाला? द्वितीय विश्व युद्ध की वैश्विक घटनाओं तथा बंगाल के अकाल से बंगाल की तबाही ने कलाकारों को समाज में उनकी भूमिका पर विचार करने के लिए विवश किया कि उनको लगा कि ये जो तबाही हुई है, ये जो भूखमरी फैली है, तो हमें भी चित्रों के माध्यम से लोगों को जागृत करना चाहिए, इन चीज़ों को दिखाना चाहिए, बस यही है इसमें। कलकत्ता समूह किस प्रकार की कला में विश्वास करता था? यह समूह ऐसी कला में विश्वास करता था जो सार्वभौमिक हो तथा पुराने मूल्य से मुक्त हो, एकदम न्यू होनी चाहिए। वे चाहते थे कि उनकी पेंटिंग और मूर्तियाँ उनके समय को दर्शाए, जो समय चल रहा है, जो एग्जैक्ट समय चल रहा है उसको दर्शाए, न कि पौराणिक मान्यताओं पर ही चित्र बनाते जाएं, ठीक है। ये इनकी धारणा थी। कई युवा कलाकार मार्क्सवाद की ओर क्यों आकर्षित हुए? अपने आसपास की गरीबी तथा गांवों व शहरों में लोगों की दुर्दशा को देखकर कई युवा कलाकार मार्क्सवाद की ओर आकर्षित हुए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देख लेना। प्रोग्रेसिव ग्रुप के सदस्य कौन थे? इंपॉर्टेंट, एम.एफ. हुसैन, सुजा, के.एच. आरा, एस.ए. बाकरे, एच.ए. गायतोंडेकर तथा एस.एस. रज्जा। ये नाम 5-6 याद रख लेना। दक्षिण भारत में कौन से कलाकार अमूर्तता में अग्रणीय थे? तो दक्षिण भारत में केसी पणिकर, जिन्होंने मद्रास के पास एक कलाकार गांव चोलामंडलम की स्थापना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चोलामंडलम की स्थापना किसने की थी? केसी पणिकर ने की थी। केसी पणिकर चोलामंडलम, ऐसे याद रख लेना, रट लेना, ठीक है। कला को अंतर्राष्ट्रीयवाद से क्या, कला के अंतर्राष्ट्रीयवाद से क्या आशय है? अंतर्राष्ट्रीयवादी कला वह है जिसमें एक कलाकार स्वतंत्र रूप से पश्चिमी आधुनिक प्रवृत्तियों की शैली का उपयोग करता है, जैसे क्यूबिज्म है, अभिव्यक्तिवाद है, अमूर्तता, ये यूरोपीय पद्धतियां ही हैं, तो इनको अपनाए वो खुले से, मतलब स्वतंत्र रूप से। भारत में आधुनिक भारतीय कला कब आई? आधुनिकतावाद एक कला आंदोलन के रूप में भारत में तब आई जब अंग्रेजों के अधीन था और अंग्रेज परेशान कर रहे थे, हमारी कला का जो अंत होने को जा रहा था, तब आई थी। पारंपरिक कला ने कब अपना अर्थ खो दिया था? औद्योगिक क्रांति के बाद प्रौद्योगिकी के अमूर्त पूर्व विकास से जो सामने आया, उसमें पारंपरिक कला ने अपना अर्थ खो दिया, जिसके द्वारा चर्चों और महलों को सजाया जाता था, क्योंकि न्यू आ गए हैं आर्टिफिशियल, तो इनका महत्व कम हो गया था। अब देखिए, बनी ठनी किस शैली का चित्र है? किशनगढ़ शैली का। किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार मोरध्वज निहालचंद है। मेवाड़ में 1605 में रागमाला का चित्रण निसारदीन ने किया था। ढोलामारू किस शैली की करती है? मेवाड़ शैली की है। कलाकार वीरजी द्वारा 1923 में पाली में किस ग्रंथ का चित्रण किया? रागमाला। आप ध्यान देना, राजस्थानी चित्र शैली, इसमें रागमाला जो ग्रंथ है वो बार बार चित्रित हुआ है। ये हो गया नॉर्मल हो गया बार बार, लेकिन ये खास कब बन गया? क्योंकि जिसने चित्रित किया और डेट दे रखी है, वीरजी ने पाली में चित्रित किया, इंपॉर्टेंट हो गया। 1623 में रागमाला को चित्रित किया, इंपॉर्टेंट। हरिवंश और सूरसागर कौन सी शताब्दी के अंत में चित्रित हुए? 17वीं शताब्दी में। अजीत सिंह ने औरंगजेब से कितने वर्ष युद्ध किया? 25 वर्ष तक। सावंत सिंह का सबसे प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ कलाकार निहालचंद, मोरध्वज निहालचंद पूरा नाम। कौन सी शैली के उद्भव का श्रेय उस्ताद अली रज्जा को दिया जाता है? बीकानेर शैली। बीकानेर शैली का प्रवर्तक किसे माना जाए? महाराजा अनूप सिंह को। किशनगढ़ के राजा सावन सिंह का उपनाम नागरीदास, जब ये कविताएं वगैरह करते थे तो नागरीदास के नाम से करते थे। महाराजा सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर का निर्माण कब किया? 1727 में। बच्चों, कौन सी शैली की प्रमुख विशेषता? नारी सौंदर्य है, तो किशनगढ़ शैली पता ही है। एग्जाम्पल पूछे तो बनी ठनी वाला है। प्रताप सिंह ने कितने कलाकारों को काम दिया? 50 कलाकारों को। राजपूत चित्र नामक पुस्तक आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में। कवि प्रिया ग्रंथ किसने? कवि केशवदास ने। रसमंजरी ग्रंथ भानुदत्ता की। गीत गोविंद पुस्तक जयदेव की 12वीं शताब्दी की। बिहारी सस्से की रचना कब की? 1662 में। रागमाला क्या है? राग रागिनी की एक सचित्र व्याख्या रागमाला है। कवि प्रिया क्या है? केशव द्वारा रचित ग्रंथ जो राय परवीन के समान में लिखा गया था। गढ़वा का तात्पर्य आकृति निर्माण, हो गया ये क्वेश्चन।
टेराकोटा की मूर्तियां किसकी बनी? पकाई हुई मिट्टी की। फट चित्र बने होते हैं कपड़े पर। पाटा चित्र किन लोगों का खानदानी? पतुआ लोगों का खानदानी व्यवसाय। बस्तर के धातु कलाकार घड़वा कहलाते हैं। मूर्तियों का देश भर में सर्वाधिक प्रचलित माध्यम टेराकोटा। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात किस कला उद्योग के पुनर्जीवन ने स्थान बनाया? हस्तकला उद्योग के पुनर्जीवन ने। मधुबनी परंपरा कब से चली आ रही है? सीता माता के विवाह से। ये हो गए हैं, ठीक है। ये देखिए, मधुबनी चित्र परंपरा में सर्वाधिक असाधारण व रंगारंग चित्र कहाँ बनाए जाते हैं? घर के ऐसे हिस्से में बनाए जाते हैं जिसे कोहबार कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, देख लेना थोड़ा सा। पात पर काम करना है खानदानी में पतुओं का। राजस्थान के भीलवाड़ा के आसपास। तो फड़चित्र बता दोगे। फड़चित्र कपड़े पर किस आकृति में? लंबी और क्षैतिज आकृति में होते हैं। लॉन्ग हॉरिजेंटल। फड़चित्रों में देवी देवताओं के बीच जो होते हैं उनको बोमिया कहते हैं। फड़चित्रण का कार्य किस जाति के द्वारा? कार्य तो जोशी जाति के द्वारा, और इसका वाचन भोपा लोगों के द्वारा। मैंने पहले बताया आपको। बिहार की लोकप्रिय मधुबनी पिछवाई नाथ द्वारा की है। गोंड साबरा है वो मध्य प्रदेश की है। पाबूजी की फट राजस्थान की है। मिथिला चित्रकला का अन्य नाम मधुबनी है। मधुबनी चित्रकला में कुल देवी कालिका जो चित्र है वो घर के पूर्वी भाग में। वारली चित्रों में चौक पर किस देवी का? तो पालाघाट देवी का। वारली चित्रों में पालाघाट देवी वो नाज की देवी कंसारी। पिथौरो चित्र है वो गुजरात के पंचमहल क्षेत्र में। वारली महाराष्ट्र में। और पात चित्र है वो कपड़े पर, ताड़ पत्थर पर, कागज पर बनाए जाते हैं। तो आज तो 50 से 51 मिनट का लगभग हो गया है। बहुत ज़्यादा मैंने फास्ट किया है, तो आप अच्छे से इसको देख सकते हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं बच्चों, और सभी क्वेश्चन को, इस वीडियो को लेट नाइट सोते समय जरूर सुनना है एक बार, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और देखती हूँ लेट नाइट तक अगर कुछ 1.5 नंबर के क्वेश्चन है वो सजेशन कर दूँ आपको, और नए सजेशन हो तो इस बार तो माफ़ करोगे मेरे को, क्योंकि अभी जो रिस्पांस आपके आ रहे हैं उससे मुझे भी एक चिंता सी होने लगी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास नोट्स नहीं है। और पहले मैंने सोचा कि बच्चे इस तरह से कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा बीच में अपने आप को मैंने ऐसे सुस्त कर लिया था। मैंने वीडियोस वगैरह ज़्यादा नहीं डाले थे। 15-15, 20-20 दिन का, 10-10 दिन का टाइम निकलने लगा था बीच में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आपसे। और जो आपके पास मटेरियल है उसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा पेपर होगा। मेरे जो वीडियोज़ हैं पीछे डोकरा कास्टिंग ज़रूर देख लेना बच्चों, ठीक है। राजस्थानी चित्रशैली है ना, उसमें से जोधपुर बूंदी को छोड़कर सभी को रीड कर लो, और जो वर्णन है उसी में से विशेषताएं बन जाएंगी, ठीक है। विशेषताओं के पॉइंट लगा देना। पुरुष आकृतियाँ, नारी आकृतियाँ, प्रकृति चित्रण, भवन चित्रण, ऐसे बना देना। मैं थोड़ा सा 5-7 मिनट का एक वीडियो और बनाने वाली हूँ आज ही, और लेट नाइट में डाल दूंगी आपके लिए अगर पॉसिबल हुआ तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।